स्टूडेंट्स, आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम हार्ट ऑफ डार्कनेस का जो नावल है जो कि जोसेफ कॉनरैड ने लिखा था उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसकी जो टाइटल की सिग्निफिकेंस है उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियोज़ में मैं आपके साथ इसकी समरी भी डिस्कस कर चुका हूँ ईजी बट स्टैंडर्ड मटेरियल में। और इसके साथ में एक सिंबलिज्म वाला जो आपका जो क्वेश्चन था, इसका जो यूज़ ऑफ सिंबलिज्म थी वो क्वेश्चन भी आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट्स का आगाज़ करते हैं। द टाइटल ऑफ द नावल, इस नावल का जो टाइटल है यानी ये जो ज़ेर बहस नावल है इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। टाइटल इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और अगर हम इस टाइटल को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये नावल जो है लिखा मैंने पोजेसेस या कंटेंट्स, यानी आप पोजेसेस भी का माना रखना होता है और कंटेंट्स का माना होता है पर मुश्तमिल होना। यानी ये नावल जो है वो रखता है बहुत ज़्यादा मैनी एक्सप्लेनेशंस, इंटरप्रिटेशंस, यानी इसको कई तरह से इंटरप्रेट किया गया है, इसको कई अंदाज से तशरीह इसकी गई है, इसको एक्सप्लेन किया गया इसके टाइटल को, यानी इस हार्ट ऑफ डार्कनेस के टाइटल को मुख्तलिफ अंदाज में इसकी इंटरप्रिटेशन जो है मुख्तलिफ क्रिटिक्स ने की हैं। और ये राइटर ने जो टाइटल है ऐसे नहीं लिख दिया एक्सीडेंटली। ज़ाहिर बात है कि इसकी कोई एक वजह है, इसकी कोई ख़ास वजह है, क्योंकि जोसेफ कॉनरैड जो है उस डार्क कॉन्टिनेंट को, यानी इस जो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसको खुद विज़िट भी करके आया था और वहाँ पे कुछ अर्सा गुजारा था। तो दैट्स वाई उसने इसको, यानी वो इस चीज़ का एक चश्मदीद एक गवाह भी है और उसने वहाँ पे उसको विज़िट भी किया है और इस नावल में उसने अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर किए हैं। सो दैट्स वाई हम ये नहीं कह सकते कि ये टाइटल जो ऐसे राइटर ने रख दिया है, बड़ा सोच समझ के आखिर ये टाइटल रखा है। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड इट कैन बी इंटरप्रेटेड, और इसकी तशरीह की जा सकती है एंड एक्सप्लेन्ड इन मैनी वेज। द वर्ड डार्कनेस, अब ये लफ्ज़ जो डार्कनेस है टाइटल के अंदर आप देखें, लफ्ज़ जो मेन वर्ड है वो डार्कनेस है। दो ही वर्ड है मेन, ज़ाहिर बात है, हार्ट और डार्कनेस। तो ये जो डार्कनेस है ये किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? रेफर्स टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो असल में हम सुपरफिशियल लेवल पे जाके देखें तो असल में ये टाइटल जो है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? यानी अफ्रीका की तरफ इशारा कर रहा है, बर आज़म अफ्रीका की तरफ। यहाँ पे हम जानते हैं ज़्यादातर स्या फार्म लोग रहते हैं, यानी हबशी नस्ल के लोग, जैसे हम कहते हैं नेग्रोस जिसे हम कहते हैं, तो वो लोग रहते हैं। तो अफ्रीका विच इज़ मेनली पॉपुलेटेड बाई ब्लैक कलर्ड, जब जो कि आबाद है, पॉपुलेटेड है, जो कि ज़्यादातर आबाद है किससे? ब्लैक कलर लोगों की तरफ। ब्लैक कलर लोग यानी उसके उसके अंदर आबाद हैं। द नेटिव्स आर प्रिमिटिव, और वो जितने भी वहाँ पे जो अफ्रीकी हैं वो नेटिव्स जो हैं वो प्रिमिटिव हैं, कदीम हैं, यानी कदीमी अंदाज, कबीले जैसे कबाइल नहीं होते थे पहले, ट्राइब्स वगैरह होते थे, तो वैसे ही वो जो नेटिव जो है वो प्रिमिटिव्स हैं। तो हार्ट दूसरा मेन वर्ड है, हार्ट मीन्स द सेंटर, और हार्ट मतलब हम समझते हैं मरकज़ होता है, सेंटर होता है। और ये किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? एंड इट रेफर्स टू द टेरिटरी ऑफ कॉन्गो। तो ये कॉन्गो का जो इलाका है शायद उसकी तरफ ये इशारा करता है टाइटल जो है। तो यानी यानी कॉन्गो का विज़िट किया था, और इस नावल के अंदर कॉन्गो के अंदर होने वाली जो यूरोपियंस की जो सरगर्मियाँ हैं, जो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे या यूरोपियन जो इंपेरियलिस्ट थे, उनकी जो सरगर्मियाँ हैं उसको भी राइटर ने जहाँ पे डिस्कस किया। और जैसे वो डार्क किस्म की एक उनकी सरगर्मियाँ हैं, यानी जिसमें एक मोरालिटी यानी अखलाकियात से भी खाली है, और वो जो सोच ले के वो गए थे और या जिसका वो दुनिया को जो शो करते थे कि हम तो इन अफ्रीकन्स के जो ट्राइब्स हैं ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं, हम इनको सिविलाइज करने के लिए जा रहे हैं, और जिस अंदाज से उन्होंने वहाँ पे वर्किंग की है, ये भी राइटर जो है उसकी तरफ से थोड़ा सा मायूस नज़र आता है। द ओवरऑल फ्रेज, और जो पूरा जुमला अगर हम देखते हैं जो फ्रेज बन जाता है, हार्ट ऑफ डार्कनेस रेफर्स टू द इनर मोस्ट एरिया और टेरिटरी, ये अंदरून का इलाका यानी सबसे अंदर का जो इलाका है उसको शायद ये रेफ़र करता है, शायद उसकी तरफ इशारा करता है। हम जानते हैं कि यहाँ पे 3 स्टेशन थे, मैंने आपको बताया था। जो सबसे अंदर वाला जो स्टेशन था इनर मोस्ट यानी इनर स्टेशन था, तो उस स्टेशन के हवाले से हम ज़्यादा सरगर्मी हमने वहाँ पे ज़्यादातर देखी हैं, क्योंकि मिस्टर कर्ट्स जो कि इस कहानी का मेजर करेक्टर है वो उसी जगह पे हाथी दांतों की कलेक्शन करता था, यानी एवरी ऑफ द एलिफेंट्स की वो कलेक्शन करता था। और वहाँ पे उसने अपने एक कह लो कि एक अपने एक सल्तनत सी उसने अपने एक बनाई हुई थी मिस्टर कर्ट्स ने। तो ये उस इनर मोस्ट एरिया की तरफ एक इशारा करता है। हिस्ट्री शोज दैट, और ये तारीख भी ज़ाहिर करते हैं, द टेरिटरी ऑफ कॉन्गो, के कॉन्गो का जो इलाका है रिमेंड अनएक्सप्लोर्ड, वो अनएक्सप्लोर्ड रहा, यानी दुनिया ने उसको अभी तलाश नहीं किया था। और ये दुनिया के जो दूसरे हिस्से
दरियाफ्त हुए ना, एक्सप्लोर हुए, उनके मुकाबले में ये कॉन्गो सबसे लास्ट पे जाके एक्सप्लोर हुआ है। ये आपको एक बात वजाहत तलब थी कि ये रिमेन्ड अनएक्सप्लोर्ड फॉर मेनी सेंचुरीज, कई सदियों तक। कॉन्गो इज़ काउंटेड, और कॉन्गो को गिना जाता है अमंग दोज टेरिटरीज, उन इलाकों में विच वर एक्सप्लोर्ड एंड सर्च मच लेटर दैन द अदर टेरिटरीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी दुनिया के बहुत से इलाके जो है वो एक्सप्लोर हो भी गए थे, तो कॉन्गो उन इलाकों में शामिल था जो कि लास्ट पे जाके एक्सप्लोर हुए, इंसान ने उनको एक्सप्लोर किया और वहाँ पे लोग गए, और यूरोपियंस ने वहाँ पे फिर देखा कि वो ट्राइब्स वहाँ पे रहते हैं, कबायली किस्म के लोग हैं, प्रिमिटिव्स हैं, नेग्रोज हैं, और उनका कोई अपना जो है एक अपनी अपनी बस वो इस तरह से एक लाइफ जो है वो जी रहे हैं, और अनसिविलाइज्ड हैं, प्रिमिटिव्स हैं, बैकवर्ड हैं, पसमानदा हैं। और फिर जो है यूरोपियंस ने अपने ऊपर एक सेल्फ इम्पोज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, जी हम तो इनको सिविलाइज करने के लिए वहाँ पे जाएंगे, और सिविलाइज करने के बहाने जब वहाँ पे गए तो वहाँ के उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, और ख़ास तौर पर, और यहाँ पे इस नावल के अंदर जो ये दिखाया गया कि हाथी दांतों के लूट मार में वो मुलवस हो गए। The novelist Joseph Conrad himself visited Congo in 1890 and it was still one of the unexplored areas of Africa। और उस वक्त भी ये तकरीबन अच्छे से यानी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ था। इसके बाद अपन वो रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विविड वाइल्ड साइट्स, और फिर जिस तरह से इस राइटर ने, जोसेफ कॉनरैड ने, इस नावल के अंदर वहाँ पे जो मौजूद वाइल्ड साइट्स थे यानी जो जंगली किस्म के मनाजर थे उनको दिखाया है, एंड द सीनरी ऑफ द थिकली ग्रोन फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। और जो गुंजान आबादी वाला जो एक, सॉरी गुंजान आबादी कह रहा हूँ, थिकली ग्रोन जो है, थिकली ग्रोन का मतलब होता है कि ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त जो है वो ग्रो किए हुए हों, उगाए गए हों, उगे हुए हों, तो ये एक थिकली ग्रोन फॉरेस्ट है। यानी थिकली ग्रोन फॉरेस्ट से मुराद मैंने आपको बताया कि एक ऐसा जंगल, एक ऐसा फॉरेस्ट या ऐसे फॉरेस्ट जिनमें दरख्त जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो उलझे हुए एक दूसरे के साथ उगे हुए हों। तो ये एक इस तरह की जो सीनरी है, द टाइटल ऑफ द नावल अंडर डिस्कशन सीम्स इवन मोर सूटेबल। तो जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं यानी वाइल्ड साइड्स को देखते हैं और थिकली ग्रोन फॉरेस्ट को देखते हैं इस नावल के अंदर, तो इसका जो टाइटल जो है वो और भी ज़्यादा सूटेबल लगता है, क्योंकि ये डार्कनेस की तरफ जो है ये सारा क्या करता है, इशारा करता है। यहाँ पे देखें तो थिकली जो ग्रोन जो फॉरेस्ट है, और वहाँ पे जो सियाफाम लोग हैं, और जिस तरह से वहाँ पे एक कह लीजिए कि एक एक रोशनी की एक तरह से कमी है, यानी वे जो एक जहनी रोशनी होती है, एक अखलाकी रोशनी होती है उसके, और वहाँ पे जो शऊर की कमी है, उस चीज़ को लेके राइटर जो है वो डार्कनेस की तरफ क्या करता है, इशारा करता है। वेयर देर इज़ डार्कनेस, और डार्कनेस जहाँ पे भी होती है देर इज़ फियर, वहाँ पे खदशात भी होते हैं, सारी बात है, अनसर्टेनिटी गैर यकीनी भी होती है, और इनविजिबिलिटी भी होती है, जहाँ पे इंसान को कुछ नज़र भी नहीं आता है। तो अनसर्टेनिटी गैर यकीनी भी होती है, खदशात भी होते हैं, जहाँ पे आपको पता डार्कनेस होती है, और डार्कनेस से रिलेटेड ये तीनों पहलू आप अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लीजिए। और थ्रेट्स भी होते हैं, थ्रेट्स आर आल्सो लिंक्ड विद डार्कनेस, और जहाँ पे डार्कनेस होती है वहाँ पे थ्रेट भी होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी सी, और यही चीज़ें हमें यहाँ पे इस नावल के अंदर भी क्या नज़र आती हैं कि इस नावल के अंदर फियर्स भी है, अनसर्टेनिटी भी है, इनविजिबिलिटी भी है, और थ्रेट्स भी हैं। दिस इज़ व्हाट वी सी इन द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय जोसेफ कॉनरैड। और जिस तरह से जोसेफ कॉनरैड ने ये मंजर कशी की है उसके अंदर हमें यह सारा कुछ भी नज़र आता है। यहाँ पे मैंने दोबारा थोड़ा सा मेंशन किया है कि कॉनरैड हिमसेल्फ वेंट टू कॉन्गो एंड द नावल रिकॉर्ड्स, और ये नावल जो है वो असल में रिकॉर्ड करता है, इस नावल में रिकॉर्ड किए गए हैं, दिए गए हैं कॉनरैड्स ओन एक्सपीरियंसेस, कॉनरैड के अपने तजर्बात, और ये सारे तजर्बात उसने मार्लो नामिक करेक्टर के थ्रू हम तक पहुँचाए हैं। एस सम अदर फीचर्स, और कुछ दूसरे फीचर्स भी हैं ऑफ द नावल टू जस्टिफाई द टाइटल द डार्क ऑफ हार्कनेस, सॉरी हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है, इस वजह देखते हैं कि राइटर ने बहुत से कई ऐसे और भी फीचर दिखाए हैं जिससे ये हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है ये और भी ज़्यादा जस्टिफाई होता है टाइटल। सो देयर डिस्क्रिप्शन ऑफ वाइल्ड सीनरी, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि वाइल्ड सीनरी की एक मंजर कशी है, डिफरेंट पैसेजेस ऑफ द नावल इन दिस नावल एट वन प्लेस इन द नावल मार्लो सेज दैट। और यहाँ पे दिखाया ये गया कि मार्लो जब जाता है अपने स्टीमर में दूसरे लोगों के साथ, दूसरे यूरोपियंस के साथ, जब वहाँ पे जा रहा होता है विज़िट करने के लिए कॉन्गो को, तो उस दौरान जो है मार्लो जो है कुछ ऐसे ऐसे मनाजर जो है वो बयान करता है जिससे भी ये एक डार्कनेस का पता चलता है कि वहाँ पे वाकई ही डार्कनेस थी। मार्लो सेज दैट सेलिंग अप द रिवर, और मार्लो कहता है कि वहाँ पे सफ़र करना दरिया कॉन्गो में ऐसा ही था, वाज लाइक ट्रैवलिंग बैक टू द अर्लीस्ट बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, कि जैसे इंसान जो है अपने तारीख़ के इब्तदाई अयाम की तरफ जो है वो जा रहा हो।
और दुनिया के जो इब्तदाई यानी इब्तदाई अयाम जैसे इंसान के थे, और जब दरख्त दरख्त थे इस कुर्रा अर्ज़ पर, और वेजिटेशन बहुत ज़्यादा थी, और ये सब कुछ जो है राइटर जो हमें यहाँ पे दिखाता है। तो ये राइटर कहता है कि इस तरह ये चीज़ हमारे माइंड में इस तरह की चीज़ आ जाती थी, यानी जैसे बंदा उस माजी को सोचना शुरू कर देता था जब इंसान की तारीख़ी इब्तदाई अयाम थे। मार्लो आल्सो रेफर्स टू द ग्रेट साइलेंस ऑफ द इनपेनिट्रेबल फॉरेस्ट, और मार्लो जो है वो ऐसे जंगलात का जिक्र करता है, वहाँ पे ऐसे जंगलात थे जिनके ऊपर जिनके अंदर सरायत करना जिनके अंदर गहराई तक जाना मुमकिन नहीं था। इनपेनिट्रेबल, पेनिट्रेट होता है किसी में सरायत कर जाना, तो इनपेनिट्रेटेबल, पेनिट्रेटेबल का मतलब ये होगा कि जिसमें सरायत करना मुश्किल था। वेयर द एयर वाज वार्म, और जहाँ पे हवा भी काफ़ी गर्म थी, गर्मी थी, एंड द स्लगिश, और सुस्ती और काहली भी थी। वन कुड लूज वंस वे, और कहता है कि वहाँ पे रास्ता खोना इतना ही आसान था, बड़ी आसानी से बंदा रास्ता भी खो जाता था क्योंकि घने जंगल थे, डेंस फॉरेस्ट थे। तो ये ऐसे ही होता है जैसे डेजर्ट के अंदर इंसान जो अपना रास्ता लूज़ कर जाता है। सो सिमिलरली मार्लो बताता है दैट द नाइट केम सडनली, वहाँ पे रात जब आती थी, एंड सीम टू स्ट्राइक हिम ब्लाइंड, और ऐसे लगता था जैसे वो फौरी से ही क्या हो गए, अंधे हो गए, ब्लाइंड हो गए। और फिर वहाँ पे जो पाई जाने वाली बारबरिज्म है, बारबरिज्म दोनों लेवल पे हम देख सकते हैं। वो एक तो लोग वहाँ पे डार्क थे, अनएजुकेटेड थे, बैकवर्ड थे, स्या फार्म थे, यानी एक तो बारबरिज्म उनकी है, और दूसरी वो जो यूरोपियंस ने वहाँ पे जो बारबरिज्म मचाई हुई थी, वो जो यूरोपियंस ने वहाँ पे जाके जो है वो इस बहाने के तहत कि वो बैकवर्ड लोगों को, इन अनसिविलाइज्ड लोगों को सिविलाइज्ड बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने किया। इनिशियल मकसद कर्ट्स भी लेके यही गया था, मिस्टर कर्ट्स नामी जो करेक्टर है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि हाथी दांतों की जो प्लंडरिंग थी, उनकी जो लूट मार थी, उसमें वो इन्वॉल्व नज़र आता है। और फिर बल्कि हम ये देखते हैं कि मिस्टर कर्ट्स पे वो वैसा ही हो गया, वैशी जैसे वो डार्क लोग थे, जैसे वो वैश्य ज़्यादा लोग थे। द बारबरिज्म ऑफ द नेटिव्स, और मकामी लोगों की जो बारबरिज्म जो वैश्यता है, रेन फोर्सेज वो तकवीत देती है। रेन फोर्स को मैंने तकवीत देना होता है, सॉलिड उसको मज़ीद ठोस करके बताती है। द इफेक्ट ऑफ डार्कनेस, तारीकी के असरात को। द बारबरिज्म ऑफ द नेटिव्स, और मकामी लोगों की जो वहशत थी, आल्सो इंटेंसिफाइज, इस चीज़ को शिद्दत देती है, इंटेंसिफाई करती है। किसको? द एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री एंड फियर, यानी वो जो पुरस्रारियत और वो जो खौफ का जो माहौल था उसको इंटेंसिफाई करती है। और ये हमारे जहन में ये फिर इस तो महसूस होता है दैट वी आर इन द मिडस्ट ऑफ डार्कनेस, के हम जैसे तारीकी में ही आ गए हैं। और मानो कहीं एक मौका पर हम ये देखते हैं द नेटिव्स ऑन सीइंग मार्लोज शिप पर, मार्लो का स्टीमर देख के उसके ऊपर क्या करते हैं कि सेलिंग जब वो कर रहा था, यानी वो जो रिवर के अंदर जब वो चल रहा था, उसका जो स्टीमर है, छोटा बहरी जहाज़ जो है, तो उन्होंने लॉन्च एंड अटैक अपॉन दम, उनके ऊपर हमला कर दिया। यानी देखें कि अभी उन्होंने आओ देखा ना ताओ, और उन्होंने मार्लो के स्टीमर पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। इट गिव्स राइज टू द फीलिंग ऑफ हॉरर एंड टेरर इन द हार्ट्स ऑफ ऑल द पीपल। इस तरह यूँ जितने भी वहाँ पे स्टीमर के ऊपर जो सवार लोग थे, उनके अंदर खौफ और हरास यकदम से फैल गया। अगर जो उन्होंने आगे से जवाबी कार्रवाई की, और बदले में उन्होंने भी फायरिंग जो है वो की। इंस्टेंटली मार्लो फाइंड्स अ लार्ज नंबर ऑफ एरोज, और फौरी तौर पे ही मार्लो देखता है कि बहुत बड़ी तादाद में जो एरोज़ हैं, वो तीर जो हैं, वो फ्लाइंग अबाउट द स्टीमर, उस स्टीमर के इर्द गिर्द जो है वो हमला की सूरत में उनकी तरफ आते हुए उन्हें दिखाई भी दिए मार्लो को। सो बल्कि उस एक एरो से उनका जो एक शख्स था वो भी, उसकी भी डेथ हो गई। वन ऑफ द एरोज़, और उन एरोज़ में से जो एक एरो था, वन ऑफ द एरोज हिट्स एंड किल्स द हेल्प्समैन ऑफ द स्टीमर, वो स्टीमर का जो हैंडल कंट्रोल करने वाला होता है, पतवार को कंट्रोल करने वाला होता है, उसको लगा, और उसकी डेथ भी हो गई। द वाइट मैन रिटेलिएट, और वाइट मैन ने रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई की, बाय फायरिंग बुलेट्स ऑन दम, उनके ऊपर फायरिंग करके। असल में यहाँ पे राइटर इस वाक्य को भी, इस डिस्क्रिप्शन को भी ना डार्कनेस बयान करने के लिए बयान करता है, क्योंकि ये डार्कनेस चाहिए कि जहनी एक मेंटल डार्कनेस है, ये राइटर उसकी तरफ इशारा करना चाहता है इस वाक्य के थ्रू। बट इट इज़ नॉट द अटैक, लेकिन ये अटैक नहीं है विच क्रिएट्स द इफेक्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि डार्कनेस का इफेक्ट पैदा करता है। रादर बल्कि एट इज़ द बैकवर्डनेस ऑफ एन इग्नोरेंस ऑफ द नेटिव्स, बल्कि ये मुकामी लोगों की पसमानदगी और उनकी जहालत है, विच क्रिएट्स दैट इफेक्ट, जिससे उनका इफेक्ट पैदा होता है कि किस तरह से उन्होंने आओ देखा ना ताओ और विदाउट एनी वेरिफिकेशन जो है उनके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। बारबरिज्म एंड स्वेजरी आर आल्सो मेटाफोरिकली एसोसिएटेड, और फिर बारबरिज्म और वो जो वहशत है और ये जो स्वेजरी है, वैश्यानापन है, ये इस्तिआरा के तौर पर मेटाफोरिकली एसोसिएटेड विद द डार्कनेस ऑफ माइंड। तो अगर हम इसको कहें तो ये असल में इंसान की जो जहनी डार्कनेस है, ये उसकी तरफ इसका एक ताल्लुक बनता है, उसके साथ इसका एसोसिएशन बनता है। दिस इज़ व्हाट वी सी इन द करेक्टर ऑफ मिस्टर कर्ट्स। और मिस्टर कर्ट्स का पूरा करेक्टर उठा के देख लें, जो कि यूरोपियंस का एक नुमाइंदा के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है, और जिस तरह से वो लूट मार में मुलवस होता है, जिस तरह से वो उनके साथ इन्वॉल्व हो जाता है,
और जिस तरह से वो खुद वहाँ पे जाके जो है वो अनसिविलाइज्ड हो जाता है, ये सब कुछ जो है यहाँ पे हमें डार्कनेस ऑफ माइंड को जाहिर करेगा। मिस्टर कर्ट्स इंस्टेड ऑफ सिविलाइजिंग द नेटिव्स, और वहाँ पे मुकामी बशिंदों को सिविलाइज करने की बजाय मिस्टर कर्ट्स हिमसेल्फ बिकम्स अ बारबेरियन, वो खुद एक बारबेरियन बन जाता है। ही हिमसेल्फ पार्टिसिपेट्स इन द कस्टम, वो खुद भी उनकी इंतहा अखलाकी तौर पे गिरी हुई या जो कस्टम्स थी ना, वो उसके अंदर भी इन्वॉल्व हो जाता है इन द कस्टम्स एंड सेरेमनीज। अगर आप इसके नॉवल के टेक्स्ट को पढ़ें या इसके जो दूसरा मटेरियल अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो लोग थे, जो मुकामी बशिंदे थे, वो इमोरल किस्म की, गैर अखलाकी किस्म की एक्टिविटीज़ में और सेरेमनीज में इन्वॉल्व होते थे। तो मार्लो ने खुद भी उनके साथ अपने आप को मुंसलिक कर लिया था, और यूं उनका दिल जीतने के लिए ये मारो ये हमारे कर्ड्स की ये खसूसियत रही है कि कर्ड्स जो है वो इन कस्टम्स में, इन सेरेमनीज में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया उनके साथ, और यूं उनमें रच बस गया। ही हैज़ बिन लीडिंग मिड नाइट डांसेज, और उनके साथ वो मिड नाइट डांसेस करते थे, उनमें इन्वॉल्व होता था, विच ऑलवेज एंड विद अनस्पीकेबल राइट्स। और राइटर ने यहाँ पे ये बड़ा एक गहरा लफ्ज़ लिखा है कि वो ऐसी रसूमात में और ऐसी फिर हरकतों में इन्वॉल्व होते थे जिनका हम जिक्र भी नहीं कर सकते यहाँ पे, यानी लिटरेरी तौर पे यहाँ पे बताना भी मुमकिन नहीं है कि किस तरह की वो फाश किस्म की, बेहया किस्म की सरगर्मियाँ जो है वहाँ पे वो करते थे, और कर्ट्स जो है वो उनमें खुद भी इन्वॉल्व हो जाता था। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द नावल डील्स विद द वाइट मैन कर्ट्स, और कर्ट्स से मतलब मेन पोर्शन है, जारी बात है जो इनर स्टेशन का जो होल्डर था वहाँ पे, उसका जो कंट्रोलर था, मिस्टर कर्ट्स हु फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेवेजेस, जो कि वैश्यों के जेर असर चला जाता है, लिविंग इन कॉन्गो, कॉन्गो में रह रहकर। ही हैज़ नो प्रेशर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि उसके ऊपर कोई माशरे का प्रेशर भी नहीं था, क्योंकि यूरोप के अंदर तो कानून थे, वहाँ पे तो कोई भी जुल्म करता है, ज्यादती करता है तो उसको पकड़ा जाता है, कानून उसको आड़े हाथों लेता है। लेकिन कॉन्गो में चूँकि कोई कानून नहीं था, वहाँ पे एब्सेंस ऑफ द लॉस थी, सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं था, इसलिए कर्ट्स के दिल में जो कुछ आया वो करता हुआ यहाँ पे दिखाया गया है। और ही हैज़ नो प्रेशर ऑफ द सोसाइटी, उसे कोई माशरे का प्रेशर भी नहीं था। इन द एब्सेंस ऑफ लॉज, और कवानीन की गैर मौजूदगी में मिस्टर कर्ट्स डज वाट एवर ही लाइक्स, लिहाजा वो कुछ करता है जो उसका जी चाहता है। सो दिस शोज द मॉरल डार्कनेस, इससे ये नोट करें कि ये असल में ये टाइटल के अंदर जो डार्कनेस है ये मॉरल डार्कनेस को भी जाहिर करती है। दिस शोज द मॉरल डार्कनेस एंड स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस ऑफ द यूरोपियंस, और यूँ यूरोपियंस की जो रूहानी तौर पर जो खालीपन है, जो खोखलापन है, उसको भी ये चीज़ क्या है, जाहिर करती है। स्टूडेंट्स, आपका ये जो क्वेश्चन है ये नोट्स की शक्ल में भी अवेलेबल्स हैं, और अगर आपको इसकी ज़रूरत हो तो फिर आप व्हाट्सअप नंबर मैंने ऊपर दिया हुआ है, और आप इसके थ्रू जो है यू कैन कॉन्टैक्ट मी। होपफुल स्टूडेंट्स के हमारा ये जो आज का जो टाइटल है, ये मटेरियल जो है इजी टू अंडरस्टैंड मटेरियल था, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है वो परेशानी ना हो। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।